हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे व्यूअर्स हैं और उनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि हम बिजनेस तो स्टार्ट कर देते हैं, बट हमें पता नहीं होता है कि हम अपने बिजनेस में क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, और उस चक्कर में उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ना उनकी अच्छी एक टीम बन पाती है और ना उनका बिजनेस ग्रो कर पाता है। राइट। एक जगह पे स्टक हो जाता है। तो इस पे सर हम क्या कर सकते हैं इसमें? देखो, जब भी कोई बिज़नेस शुरू करता है तो शुरुआत में तो उनको सब करना पड़ता है, ठीक है। किसी भी बिजनेसमैन ने जब खुद बिज़नेस शुरू किया होगा तो शुरुआत में सारी चीज़ें उसको करना, ऑफिस खोलना, मैन्युफैक्चरिंग करना, अकाउंटिंग करना, सेल्स, परचेज, ऑर्डर, सब कुछ उनको करना पड़ता है। लेकिन जब आपका बिज़नेस कम से कम 2 या 3 साल पुराना होता है तब आपके वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको नहीं करनी होती है और उसके लिए आपको टीम बनानी होती है। जैसे कि आप अपने वहाँ पे सेल्स टीम बनाओ, आप अपने वहाँ मार्केटिंग की टीम बनाओ, अकाउंटिंग के लिए आप अपने वहाँ पर अकाउंटेंट हायर करो, आप अपने वहाँ पे पूरी लोगों को हैंडल करने के लिए एचआर हायर करो। तो इन चीज़ों के अंदर आप ना जाओ एज अ बिजनेसमैन, जहाँ पर आपका जो टाइम है वो कंज्यूमिंग, लेकिन वहाँ से रिजल्ट बहुत कम आएगा। मैंने बहुत टाइम पहले एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया था। उस प्रोग्राम के अंदर ट्रेनर ने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी कि अगर आपको बड़ा बनना है, अगर आपको एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो आपको वो सारी चीज़ें करनी बंद करनी पड़ेगी जिस काम को आप पैसे देकर करवा सकते हो। समझो चीज़ को, वो सारी एक्टिविटीज़ आपको बंद करनी पड़ेगी जो सारी एक्टिविटी आप पैसे देकर किसी और से करवा सकते हो। अब ज़रा सोचो कि किसी भी बिजनेसमैन के वहाँ पर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो पैसे देकर करवा सकते हैं। जैसे कि आज मानो वो एचआर हायर कर सकते हैं कि पूरा एचआर सिस्टम बनाने के लिए, अकाउंटेंट हायर कर सकते हैं, सेल्स का मैनेजर हायर कर सकते हैं, मार्केटिंग का मैनेजर हायर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं पैसे देकर। 2-4 एक्टिविटी ऐसी है जिसको पैसे देकर वो शायद है ना हायर करने भी जाएंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। वो कौन से टास्क है जो 3 साल के बाद में बिजनेसमैन को करना चाहिए। जो मैंने बताया कि 3 साल के बाद में आप जो पैसे देकर किसी से करवा सकते हो वो सारी चीज़ें आप बंद कर दो, लेकिन उसके सामने कौन सी चीज़ करनी चाहिए। तो 4 काम मैं आपको मेजरली बताता हूँ। पहला होता है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये बहुत सारे ट्रेनिंग के अंदर मैंने बताया हुआ है कि आपका जो कस्टमर है आता है और चला जाता है। आपने मार्केटिंग करके नया कस्टमर बुलाया, नया कस्टमर ऐड किया, लेकिन आप उसको संभाल नहीं पाए, वो चला गया, फिर आप नए कस्टमर के पीछे भाग रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपको कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना है ताकि आपका जो नया कस्टमर आ रहा है वो टिके भी और नए कस्टमर आए। मतलब कि पुराना रुकना चाहिए और नया आना चाहिए। उसके लिए आपको करना पड़ेगा CRM, कस्टमर के साथ रिलेशन में रहो, कस्टमर को एंगेज रखो, कस्टमर से मिलते रहो, कस्टमर को बातें करते रहो, कस्टमर की कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते रहो। तो पहली चीज़ है। दूसरा है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपके बिजनेस के अंदर या आपकी इंडस्ट्री में कौन सी चीज़ें हो रही है वो चीज़ जानने के लिए आपको ही जाना पड़ेगा। जैसे कि एग्जीबिशन में विज़िट करना, जैसे ट्रेड शोज़ में जाना, कि सेमिनार्स में जाना, गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज़ लेकर आई है उसके ऊपर ध्यान रखना, मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर आया है, मार्केट में कोई नई प्रोडक्ट आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको R&D ये खुद करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरी चीज़ है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। देखो, मार्केटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक मार्केटिंग का डिपार्टमेंट बना दिया और आपका बिजनेस मार्केटिंग अच्छा कर रहा है। ठीक है, वो ज़रूरी है, वो रिक्वायरमेंट है, लेकिन पैरेलली आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आपको अपनी फेस वैल्यू बनानी पड़ेगी। आपके कंपनी की फेस वैल्यू आप हो। तो जब तक आपको लोग नहीं जानेंगे, आपकी कंपनी को लोग नहीं जानेंगे। तो आपको अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हर उस जगह पर जहाँ पर आपके कस्टमर हो सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊँ, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बिजनेस या अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने से शर्माते हैं। अपनी फैमिलीज़ में, अपने रिलेटिव्स में, अपने दोस्तों में या अपने नियर डियर कलीग के साथ में वो अपने बिजनेस के बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं। ये चीज़ उनको बंद करनी पड़ेगी। आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना पड़ेगा। जैसे कि एज एग्जांपल, आई थिंक हम सब लोग किसी शादी या किसी पार्टी में जाते हैं, राइट? तो वहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते हैं तो बातें क्या होती है, समझो। उसी में अगर आप लोगों को ये नहीं बता रहे हो कि मैं किसी बिजनेस का मालिक हूँ या मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ या बेच रहा हूँ, तो हो सकता है वहाँ पर बहुत सारे पोटेंशियल कस्टमर आपके पास में मिल सकते हैं, लेकिन आपने बताया नहीं, तो आपके कस्टमर वहाँ नहीं मिलेंगे। तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में मैक्सिमम अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। एक चीज़ और भी आप देखोगे तो अधिकतर कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं, जो छोटे बिजनेस कर रहे हैं,
उनका पर्सनल सोशल मीडिया का अकाउंट होगा, राइट। अपनी पर्सनल चीज़ें वो हर टाइम अपलोड करते हैं, कौन से शादी में गए, कौन से जगह घूमने गए, क्या नया सेलिब्रेशन किया, काम, ये सारी चीज़ें। कंपनी के जो अकाउंट है ना, कंपनी का पेज अकाउंट, वो ज़्यादातर लोग नहीं बनाते। कंपनी क्या कर रही है, कौन सी नई प्रोडक्ट ला रही है, कौन से नए स्कीम बना रही है, कौन से नए ऑफर्स ला रही है, ये सारी चीज़ों के बारे में वो नहीं करते। तो मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। एज अ ऑनर हमें अपनी कंपनी, अपनी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना। तो ये तीसरी चीज़ है। और चौथी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ न्यू आइडियाज़ जनरेट करना। ये आपकी टीम के अंदर कोई नहीं कर सकता आपके अलावा। तो न्यू आइडियाज, दैट मीन कि आपके बिजनेस के अंदर और क्या स्कोप है, आपके बिजनेस को और कैसे आप बड़ा कर सकते हो, आपके बिजनेस के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें आप कर सकते हो। तो आपके बिजनेस में नया क्या हो सकता है, नई टेक्नोलॉजी, नया प्रोडक्ट, नई सर्विस, नई बहुत सारी चीज़ें आप लॉन्च कर सकते हो जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो एज अ बिजनेसमैन अगर 1 से 3 साल तक आप सारी एक्टिविटीज़ खुद करते हो, इट इज़ ओके। लेकिन आप जब 3 साल क्रॉस करते हो तो 3 साल के बाद में आप बाकी सारी एक्टिविटी के लिए टीम बनाओ। और ये 4 चीज़ें जो मैंने बताई है, CRM, R&D, मार्केटिंग एंड न्यू आइडियाज़, ये 4 चीज़ें एज अ ओनर खुद को करना चाहिए। बट सर मैं बहुत सारे बिजनेसमैन को मिलता हूँ तो उनका एक चैलेंजिंग रहता है। चैलेंजिंग पार्ट ये रहता है कि सर मैं लोगों को हायर तो कर लूँ, अच्छे लोग लेकर के आऊँ, पर उनको ये डर बना रहता है कि मुझसे सीख करके वो अपना खुद का स्टार्ट कर देंगे और कंपटीशन में मार्केट में खड़े हो जाएंगे, जिसकी वजह से ना सर वो अच्छे लोग नहीं ला पाते और ऐसे डल लोगों को लेकर के चले जाते हैं, जिनकी वजह से उनका बिजनेस और डाउन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक डर है लोगों को, और मैं ये कहूँगा ये एक डर है ना जिसकी बुनियाद नहीं है। ये खाली डर इसलिए है बिकॉज हमने अभी तक ये चीज़ें देखा हुआ है कि मार्केट में किसी के वहाँ से सीख कर किसी ने बिज़नेस शुरू कर दिया। एज एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि जो बिजनेसमैन आज बिज़नेस कर रहा है, वो बिज़नेस से पहले क्या करता था, वो भी तो नौकरी करता था। तो उसने भी कहीं से बिज़नेस करने का तरीका सीखा, कहीं से बिज़नेस के बारे में सीखा और उसने अपना बिज़नेस शुरू किया। तो जिसने पहले जॉब की वो बिज़नेस कर रहा है। तो हो सकता है आपके वहाँ कोई बंदा आएगा आज जो जॉब कर रहा है, कल बिज़नेस करेगा, तो आपको उसमें डर कैसा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस बिज़नेस में जिस इंसान के अंदर एग्जीक्यूशन का गट्स होगा ना, वो किसी के रोके नहीं रोक पाएगा। समझो इस चीज़ को कि आज मानो मेरे वहाँ पे कोई पर्सन है जो जॉब कर रहा है, तो अगर उसको बिज़नेस के अंदर बिज़नेस करने की इच्छा है और वो बिज़नेस को करने के लिए सीरियस है, तो आज नहीं तो कल वो बिज़नेस करेगा ही। मैं कितना भी कंट्रोल कर लूँ वो नहीं करेगा, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। तो इन चीज़ों को लेके मैं ये डर रखूँ कि भाई मेरे वहाँ पर मैं अच्छे लोगों को ना लेकर आऊँ, नहीं तो मेरा बिज़नेस कॉपी करके अपना बिज़नेस शुरू कर देंगे। याद रखना, जिसमें एग्जीक्यूशन करने का दम होगा वो आपके सिखाए बिना भी आपका बिज़नेस कर सकता है। तो ये एक ऐसा डर है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। तो इस डर को मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए कि भाई मैं किसी अच्छे लोगों को लेकर आऊँगा तो अच्छे लोग हैं जो मेरे बिज़नेस को सीख कर मेरे बिज़नेस को ही कॉपी करके अपना बिज़नेस शुरू करेंगे और मुझे मार्केट में कंपटीशन देंगे। और एक चीज़ याद रखना, शुरू करना और बड़ा करना दोनों अलग चीज़ होती है। तो आज इंडिया का एक रेशो मैं आपको बताता हूँ, 97% बिज़नेस है ना 5 साल में बंद हो जाते हैं। 97% जो स्टार्टअप हैं, जो बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, वो 5 साल में बंद हो जा रहे हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी ने देखा देखी बिज़नेस शुरू किया है ना, तो आज नहीं तो कल 100% वो बंद होगा ही। बिजनेस जो 3% में ग्रो कर रहे हैं ना, वो वही ग्रो कर रहे हैं जिसने एक सही नीयत के साथ में बिजनेस को शुरू किया था। ये नहीं कि मैं इनसे चोरी करके अपना कर लूँगा। देखो आप चोरी का कोई भी धन होगा ना, कितने समय तक आप अपना पेट पाल पाओगे, राइट ना। तो जो बिजनेसेस बंद हो रहे हैं ना, उसकी वजह यही है कि भाई बहुत सारे बिजनेस जो शुरू हो रहे हैं उनकी नीयत जो है ना वो ख़राब है। वो ख़राब नीयत कैसे है कि भाई आज इन्होंने 5 साल के अंदर ये चीज़ किया तो मैं भी ये करूँगा तो मैं भी हो जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। बस हर इंसान की एक अलग ही पूरी की पूरी थॉट प्रोसेस होती है, इंटरेस्ट होता है। तो अगर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और विज़न के साथ शुरू कर रहे हो तो ही आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। बाकी ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि किसी अच्छे लोगों को मैं लेकर आऊँगा तो मेरा बिज़नेस कॉपी हो जाएगा। ज़रा सोचो, अच्छे लोगों को लेकर आओगे तो हो सकता है वो आपके कॉम्पिटिटर बन जाए, राइट। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये भी है कि वही अच्छे लोग आपके बिजनेस को बहुत आगे ले जाए। तो आप पॉजिटिव वे में क्यों नहीं जाते हो, राइट सर। तो नेगेटिव वे को लेकर हम चले और हम अच्छे लोगों को लेकर ही ना आए तो इसमें कहीं ना कहीं नुकसान हमारा है। हो सकता है अच्छे लोगों को लेकर आए तो हो सकता है अपना बिजनेस शुरू करे, और ये भी चांसेस है मेरे बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करे। तो लेट्स टेक ए रिस्क ना, हम कर सकते हैं।
और सर बिजनेस को एक चलाने का जो सही तरीका होता है, मतलब कि सही मायने में अगर देखा जाए कि बिजनेस को मतलब एक बोलते हैं ना कि एक साइकिल होता है कि हमने स्टार्ट किया, फिर एक ग्रोथ माइंडसेट पे, फिर बिजनेस मैच्योरिटी लेवल पे आया, तो इसको वहां तक ले जाने के सर कौन कौन से ऐसे हडल्स आते हैं और कौन कौन से उसके चैलेंजेस है जिसको आज तक वो बहुत सारे बिजनेसमैन को नहीं पता है कि हमारा बिजनेस किस स्टेज पे है और वहां तक जाने के लिए हमें कौन कौन से स्टेज और स्टेप लेने पड़ेंगे, तो उसका सॉल्यूशन क्या है सर? देखो, हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए हैं जिसका नाम BBS है, हमारे एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है, जिसमें हमने पूरा सर्कल बताया है जिसको कहते हैं बिजनेस लाइफ साइकिल। समझो, दुनिया का हर बिजनेस ये 4 स्टेज से निकलता है। पहला होता है इंट्रोडक्टरी, मतलब कि स्टार्टअप फेज। दूसरा होता है ग्रोथ, तीसरा होता है मैच्योरिटी और चौथा होता है डिक्लाइन। राइट, ये 4 स्टेज से दुनिया का हर बिजनेस गुजरता है। अब ये 4 बिजनेस के जो स्टेजेस है ना, इसके सिम्टम्स हैं कि भाई स्टार्टअप के अंदर बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके अंदर आपको पता चलना चाहिए कि मेरा बिज़नेस कहाँ पर है। ये पूरा का पूरा मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि अगर आपका बिज़नेस किसी भी फेज़ में है तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि मैं कौन से फेज़ में हूँ। तब आप ये डिसाइड कर पाओगे उस फेज़ से आगे जाने के लिए मैं कौन सा स्टेप लो। जैसे कि एज एग्जांपल बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर मेरे बिज़नेस के अंदर सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, मतलब अब बिज़नेस ग्रो नहीं हो रहा है, अब सेल्स नहीं बढ़ रही है, अब है ना वैल्यू नहीं बढ़ रही है, अब प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, तो अब क्या करें? तो अब आपके बिज़नेस के अंदर रीबर्थ की ज़रूरत है। आप कुछ नया लेकर आओ, आप कोई नया प्रोडक्ट लेकर आओ, आप कोई नई सर्विस लेकर आओ, आप कोई नया मार्केट ढूंढो, आप सेम मार्केट के अंदर कोई नई प्रोडक्ट या कोई नई सर्विस इंट्रोड्यूस करो। तो अब आपकी ये जो स्ट्रेटजी है वो रीबर्थ के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले आपके बिज़नेस के अंदर वो जानो कि मेरा बिज़नेस फ़िलहाल कौन से स्टेजेस पे है। और अगर जो भी व्यूअर्स हैं उनको डिटेल में जानना है तो आई थिंक ये 2 या 3 घंटे का पूरा वर्कशॉप है, हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो ये बहुत नॉमिनल कॉस्ट के अंदर मिल जाएगी, ताकि वो पता कर पाएंगे कि मेरा बिज़नेस फ़िलहाल कौन से स्टेज पर है। सर ये कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और सिस्टम क्यों जरूरी है और इसको करने से क्या बेनिफिट होता है? क्योंकि बहुत सारे मैं क्लाइंट से मिलता हूँ ना, तो उनके यहाँ सर मैं देखता हूँ कि उनको पता नहीं होता है कि मैं क्लाइंट के साथ में बैठा हुआ था, उनका था कि सर मेरे यहाँ 15-15, 20-20 साल पुराने एम्प्लॉय हैं, बट नया एम्प्लॉय आकर के अगर उनके ऊपर मैं एज अ लीडर लेकर के आता हूँ तो वो लोग काम नहीं करते या फिर वो कुछ भी करके आपस में उसको निकलवा देते हैं। तो इसका क्या कारण है सर? ये बहुत जगह पर ये लगभग हम कंसल्टेंसी करते हैं ना, लगभग मेजरली कंपनी के अंदर ये प्रॉब्लम आता है कि सर मेरे वहाँ पर एक स्टाफ है 20 साल से है, तो अब उसका ना एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है कि मतलब उसको कुछ सिखाते हैं वो सीखने को तैयार नहीं है, और किसी नए को लेकर आए तो टिकने नहीं देता है। राइट, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आप इस समय सिर्फ बिज़नेस के बारे में सोचिए। देखिए कई बार क्या होता है बिज़नेस के अंदर हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं। 20 साल से बंदा मेरे साथ में जुड़ा, इट्स ओके, ठीक है, मेरा रिलेशन अभी भी उसके साथ वैसा है, फीलिंग वैसा है, लेकिन अगर अब वो मेरे बिज़नेस को ग्रो करने में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है तो मुझे छोड़कर उसको जाना पड़ेगा आगे। यहाँ पर ना हमें रैशनलिज्म लाने की ज़रूरत है। एज एग्जाम्पल समझो, ये दुनिया का दस्तूर है कि अगर आपको मानो कि सूरत से अमेरिका आपको जाना है ना, तो आप क्या प्रोसेस करोगे और क्या क्या चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। समझो, आप घर पर जाओगे, घर से कैब लोगे, आप स्टेशन जाओगे, तो आपको स्टेशन पे कैब छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप स्टेशन से, सूरत स्टेशन से आप मुंबई के लिए ट्रेन लोगे तो आपको मुंबई पहुँच के ट्रेन छोड़नी पड़ेगी, राइट। फिर आप एयरपोर्ट में जाओगे ना, तो एयरपोर्ट में भी आपको जो फ्लाइट है ना वहाँ तक पहुँचाने के लिए एक बस आती है, ट्रांसपोर्टेशन बस। तो जब आप फ्लाइट तक पहुंचोगे वो बस भी छोड़नी पड़ेगी, एंड आप उसके बाद आपको फ्लाइट के अंदर बैठ के अमेरिका जाना है। तो इट्स अ प्रोसेस कि अगर आप ये सोचो कि आपने घर से जो कैब की है वही कैब लेकर आप अमेरिका जाओगे, इज इट पॉसिबल? नहीं सर, नहीं पॉसिबल। एक्चुअली बिजनेसमैन यही गलती कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है बंदा मेरे साथ 20 साल से जुड़ा हुआ है ना, तो मैं इसको लेकर जाना। नहीं भाई, उसका पेट्रोल खत्म हो गया है, उसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है। अब उसको ज़बरदस्ती खींचोगे ना तो तुम्हारे बिज़नेस का बहुत नुकसान करोगे। और बिज़नेस के अंदर ना, जब हम बिज़नेस करते हैं तब हम बहुत बड़ी जवाबदारी लेकर बैठते हैं, और वो जवाबदारी किस चीज़ की होती है? जवाबदारी होती है आपके साथ काम करने वाले स्टाफ की, उनके फैमिलीज़ की। जवाबदारी होती है आपके साथ जुड़े हुए कस्टमर्स की, उनके फैमिलीज़ की। जवाबदारी होती है पूरे इंडियन इकोनॉमी की और पूरे इंडिया के हर एक इंसान की, ताकि आपके बिजनेस से इन सभी लोगों की ज़िंदगी पर फ़र्क पड़ रहा है। ज़रा सोचो, आपका बिजनेस ग्रो नहीं हुआ तो क्या इन सब लोगों की ज़िंदगियाँ डिस्टर्ब नहीं होंगी?
ऑब्वियसली होगा सर। राइट ना। तो एक पर्सन जो आपके वहाँ पे अब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प नहीं कर रहा है, तो उसको छोड़ना मुनासिब है या फिर उन सभी लोगों को जो हज़ारों या लाखों की संख्या में तुम्हारे बिजनेस पर डिपेंडेंट है? ऑब्वियसली वो टीम मेंबर को। बट सर एक और क्वेश्चन आता है इस पे से, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है ये कि क्या हम उसको ऐसी चीज़ें डेवलप करें उसके अंदर, या ट्रेनिंग के थ्रू, या फिर कुछ ऐसे उसको मोटिवेट करके रखें, या हम उसको कोई नई चीज़ें सिखाएं जिसकी वजह से वो टाइम के अकॉर्डिंग और हमारी कंपनी के बिजनेस के ग्रो करने में हमें हेल्प करे सर? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। देखो कहते हैं ना, इंसान को मौका दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो हम है ना, हमारे वहाँ पर जैसे हम कंसल्टिंग करते हैं तो कंसल्टिंग में हम 3 स्टेज करते हैं, ठीक है। पहले समझाओ, सिखाओ, ना माने तो निकालो। 3 प्रोसेस है। पहले आप समझाओ कि भाई ये चीज़ ज़रूरी है और आपको करना पड़ेगा, और वो कैसे करना उसकी ट्रेनिंग भी उसको दो, भरपूर उसको सिखाओ। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो आपके बिजनेस को डेवलप करने में कंट्रीब्यूशन नहीं करता है तो फिर उसको निकाल दो। क्योंकि क्या है कि एक बंदे को आपने मौका दिया, लेकिन अगर उस मौके के ऊपर वो बंदा भी तैयार होना चाहिए ना। आप जिसको आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे वो भी तो आगे बढ़ने की इच्छा रखना चाहिए, उसकी भी तो इच्छा होनी चाहिए सीखने की। आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो, और ज़बरदस्ती करने जाओगे कि भाई इसको मुझे जाने नहीं देना है, इसको मुझे छोड़ना नहीं है, इसको मुझे पकड़ के रखना है, तो बंदा तुम्हारा बहुत नुकसान करेगा। और ये अक्सर कर केसेस के अंदर आप देखोगे छोटे बिजनेस में बहुत होता है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। छोटे बिजनेस में इसलिए होता है क्योंकि जब बिजनेस शुरू होता है ना, तो बिजनेस शुरुआत के टाइम पर क्या है, उनके घर की फैमिली के मेम्बर्स ही होते हैं। कई बार भाई होते हैं, कई बार दोस्त होते हैं, या कई बार फैमिली मेम्बर्स में और भी कोई होते हैं, जीजा साले ऐसे कुछ होते हैं। तो होता क्या है, उनको लेकर आए, और लेकर इसलिए आए क्योंकि शुरुआत में ट्रस्ट चाहिए था। एक घर का बंदा होना चाहिए बिजनेस में जिस पर भरोसा किया जा सके, तो उस हिसाब से वो लेकर आए। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि अब आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने के मूड में है, लेकिन जो लोग अब आपके साथ में हैं, जो पहले आए थे, वो अपने आप को अपडेट करने को तैयार नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें फिर वो हार्ड डिसीजन लेना पड़ता है। और ये समझो ना कि कितने सारे बिजनेसेस के अंदर ये चीज़ें हुआ। और मैं आपको बताऊं रियली, जो व्यूअर्स भी देख रहे हैं उन लोगों को, कि जहाँ जहाँ पे ये हार्ड डिसीजन लिया है ना, वहाँ पे लिटरली ग्रोथ बहुत मैसिव आया है, बहुत मैसिव आया है। क्यों पता है? क्योंकि आज़ाद हो जाता है ना। एक बंदा जिसको ऑफिस में तुम रोज जाते हो और उसको देखने के बाद में तुम रोज डिस्टर्ब होते हो कि यार ये बंदा आज ये नहीं कर रहा, आज वो नहीं कर रहा, आज ऐसा नहीं किया, आप रोज डिस्टर्ब होते हो। एक दिन सडनली आप उसके लिए डिसीजन ले लेते हो, तो आप है ना मेंटली फ्रेश हो जाते हो कि अब यार मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, अब मैं मेरी टीम बना सकता हूँ, मैं मेरे हिसाब से। कितनी जगह पर आप देखोगे हमने जब सिस्टम बनाया है ना, तो सिस्टम तोड़ने वाले जो है ना, उनके वही पुराने बंदे हैं जो पिछले 15 साल, 10 साल, 20 साल से हैं, या उनकी फैमिली के हैं। वही लोग हैं तोड़ने वाले। अब सवाल ये है, जो कंपनी का लीडर है ना, वो डायरेक्टली बोल नहीं पाता। मैं एक एग्जांपल मैं बताता हूँ तुम्हें कि हम जैसे डिस्कशन कर रहे थे, हम एक कंपनी का काम कर रहे थे, तो 2 भाई थे, 2 भाई बिजनेस चला रहे थे। एक भाई ने बिजनेस शुरू किया था और दूसरा भाई थोड़े टाइम के बाद में उस बिजनेस में आए थे। तो आए थे, धीरे धीरे बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए। तो हमने जब उनकी कंसल्टिंग शुरू की, तो जिसने बिजनेस शुरू किया था, हम उनके साथ बिजनेस के प्लान्स बनाते थे कि बिजनेस को आगे ऐसे एक्सपैंड करना है, उनकी स्ट्रेटजीज बनाते थे, उनके लिए पूरा सिस्टम डेवलप कर रहे थे। लेकिन जब ये एग्जीक्यूशन करने की बात आती है ना, उनका भाई बोल देता है ये सब नहीं चलेगा, ये सब काम नहीं करेगा, ये सब की ज़रूरत नहीं है, ये सब है ना मैं नहीं करूँगा। अब सोचो कि ऐसी परिस्थिति थी जहाँ पे एक बंदा जो बड़ा भाई था वो ग्रोथ करने के लिए हर चीज़ें अपनाने को तैयार है, और दूसरा बंदा वो सारी चीज़ों को डिनाई कर रहा है। तो क्या किया जाए? हमने उनके साथ बैठ के मीटिंग की, सर ये सिचुएशन है, फाइनली कॉल आपको लेना है, फाइनल डिसीजन आपको लेना है, अब आप डिसाइड करो। आप मानोगे नहीं, उन्होंने उस पर्सन को बिज़नेस से अलग किया, उनको दूसरा बिज़नेस करने के लिए दिया, और वो बिज़नेस खुद टेक ओवर किया, एंड नाउ ही इज़ अ ब्रांड, एक वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड इन सूरत है। और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि कहते हैं ना, उनकी बिज़नेस को ग्रोथ करने का सबसे बड़ा जो रोड़ा था ना, वो निकल गया। सर ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो हम बहुत सारी कंपनी में डेवलप करवाते हैं और करते हैं, तो ऐसे लोगों को सर उस सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हेल्प करता है नहीं करता है? बिल्कुल बहुत करता है, और ये बहुत ज़रूरी है। देखो एक सिंपल सी चीज़ है, जिस घर के अंदर सिस्टम नहीं होता है ना किसी भी चीज़ का कि भाई कौन क्या देखेगा, वो घर अक्सर बर्बाद हो जाता है।
आप देखो हमारी इंडियन फैमिलीज़ के अंदर ना जॉइंट का सिस्टम है। हम अभी भी देखने जाओगे पुराने के अंदर तो आज भी जॉइंट कल्चर है, जहाँ पर हम ये सारी चीज़ें डिस्कशन करते हैं कि भाई फैमिली के अंदर बड़ा पर्सन ये है, मतलब पापा ये हैं, दादाजी ये हैं, तो दादाजी का काम मतलब क्या है, सबको मेंटेन करके रखना, सबको साथ में लेके चलना। और उसके बाद ना पूरा का पूरा, जैसे 4 भाई है तो 4 भाइयों को पूरा का पूरा डिवाइडेशन सारी की सारी चीज़ें दी जाती है। तो जहाँ पर ये नहीं है ना, किसका रोल क्या है, वहाँ पर चीज़ें बिगड़ जाती है। वहाँ पर चीज़ें अक्सर देखो झगड़े की वजह क्या होती है, जैसे कि तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें क्या करना है और तुम्हारे भाई को ही पता है क्या करना है, उनको भी नहीं पता है क्या करना है। तो होगा क्या पता है, किसी काम की जब बारी आएगी ना तो तुम दोनों एक दूसरे उलझोगे, ये तुम करो, ये तुम करो, ये तुम करो, ये तुम करो, और इस काम में काम रह जाएगा। कुछ गलत हो जाएगा हम ब्लेमिंग करेंगे। ब्लेमिंग अक्सर यही होता है। तो स्ट्रक्चर बनाने से सबसे पहले ऑफिस में कोई भी बंदा आ रहा है ना, तो वो बंदा आने के बाद तुरंत उसको क्लैरिटी हो जाती है कि भाई मैं ऑफिस जाकर करूँगा क्या। अक्सर देखोगे तो जिस कंपनी में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं होता है, उनका जेडी क्यारे नहीं होता है, तो ऑफिस पर पहुंचने के बाद स्टाफ सबसे पहला काम जो करता है ना, वो है मोबाइल यूज़ करना। समझो चीज़ को। और उसकी वजह क्या है कि उसको पता ही नहीं है कि मैं ऑफिस जाकर शुरू क्या करूँगा। और जिस कंपनी में ये प्रोसेस बना हुआ है वहाँ पर उनको पता है ये जाके मुझे ये करना है, तो दैट्स इट, मुझे शुरू कर देना, फिर मेरा दिमाग और कहीं भी नहीं जाएगा। तो स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कंपनी के अंदर ग्रो करने के लिए। परफेक्ट सर। एक छोटा सा एक टॉपिक था सर कि मैं एक जगह पे गया हुआ था और उनकी रिटेल की बिजनेस था, रिटेल का था उनका, और काफ़ी भीड़ लगी हुई थी वहाँ पे। तो मेरे जानने पहचान वाले के साथ में गया था, तो उनको भी वो जानते ही थे। तो मैंने उसको पूछा, मैं बोला यार इनके यहाँ इतनी भीड़ लगी है, लोग आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो ये इनका जो ब्रांड है वो रजिस्टर्ड है क्या? तो बोले नहीं यार, ऐसे चालू कर लिया इन्होंने। और उसी नाम से सर मैं मार्केट में देखता हूँ ना, बहुत सारे लोग बिजनेस चालू करके बैठे हैं, बट ओरिजिनल वो है। और इस चक्कर में ना वो पहुंच नहीं पा रहे वहां तक, या उनको समझ में नहीं आ रहा है, या वो सोच नहीं पा रहे वहां तक। तो सर इसका क्या कारण हो सकता है? देखो सिंपल सी चीज़ है कि आज मैंने बिज़नेस को कभी शुरू किया था, 5 साल 10 साल 20 साल पहले मैंने शुरू किया था, और मैं पुराना हूँ तो लोग मेरे पास में आ रहे हैं। लेकिन अब है ना, अब मुझे ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है, नहीं तो अब मेरे कस्टमर बट जाएंगे। कैसे समझो कि मैं पहले पुराना था, मैं अकेला था, अब लोगों ने देखा इनके यहाँ बहुत भीड़ लग रही है, ठीक है, तो सेम नाम से उन्होंने अपना चालू कर लिया, ठीक है। अब आपके पास में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपके पास IPR रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप उनको कुछ बोल भी नहीं सकते हो। तो कस्टमर के माइंड में क्या आ जाएगा, अरे लगता है इन्हीं की दूसरी ब्रांच ओपन हुई। बिजनेस तुम्हारा, मेहनत तुम्हारी, इतने साल तुमने मेहनत की, लेकिन उसका सीधा बेनिफिट किसी और पर्सन को चला गया, सिर्फ आपकी एक गलती से। और वो गलती कि आपने अपना नाम, अपना लोगो, अपना IPR रजिस्टर्ड नहीं किया। अगर आज वो आपने कर लिया होता तो किसी ने बंदे ने भी अगर आपके नाम से, उस नाम से अगर वो दुकान खोली होती, तो आप सीधा उसके ऊपर आप क्लेम कर सकते हो और उसकी शटर डाउन करवा सकते हो, क्योंकि आपके परमिशन के बिना वो नहीं ओपन कर सकता है। लेकिन एक बिजनेसमैन ना दूर की सोच ही नहीं रहा है। मेरी एक दुकान चल रही है ना, तो एक दुकान के अंदर मैं बहुत खुश हूँ, मेरे वहाँ कस्टमर आ रहे हैं, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे यहाँ और कस्टमर, अरे सर आपके वहाँ और कस्टमर आएंगे ना तो आपकी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। समझो एक चीज़ को, आज आपकी एक दुकान है, एक दुकान को आप सुबह में 9 बजे खोलते हो, रात में 9 बजे बंद करते हो, ठीक है, 12 घंटे की आपकी पूरी की पूरी शिफ्ट हो जाती है। यार आपके पास और भी कस्टमर आएंगे, तो क्या आप 7 बजे खोलोगे? और कस्टमर तो रात में 12 बजे बंद करोगे, तो आपकी फैमिली लाइफ का क्या, आपकी पर्सनल लाइफ का क्या? तो आप है ना ये गलती मत करो कि एक दुकान पे बहुत सारी ज़्यादा, मैं मल्टीपल दुकान करूं, और उन मल्टीपल दुकानों के अंदर मेरे जो कस्टमर आने वाले हैं वो थोड़ा थोड़ा बट जाए, तो मेरा बिजनेस और जनरेट होगा, लेकिन मेरा टेंशन कम होगा। जर्नली क्या है, हम बिजनेस के अंदर एक चीज़ सिखाते हैं, बिजनेस इज़ नॉट अ नंबरिंग गेम, ठीक है। मतलब ये होता है कि बिज़नेस को सिर्फ ये मत तरीके से जज करो कि मेरा बिज़नेस का टर्नओवर बढ़ रहा है तो मेरा बिज़नेस बढ़ रहा है, मेरे वहाँ कस्टमर का फ्लो बढ़ रहा है तो मेरा बिज़नेस बढ़ रहा है। नहीं, आपका फ्लो बढ़ना चाहिए, आपका टर्नओवर बढ़ना चाहिए, लेकिन आपके काम के घंटे कम होने चाहिए, आपका स्ट्रेस कम होना चाहिए, आपका फैमिली टाइम बढ़ना चाहिए। अगर ये चीज़ हो रही है तो आपका बिज़नेस बढ़ रहा है, नहीं तो आप मजदूरी कर रहे हो बॉस। समझो एक चीज़ को कि यार आपने 9-10 घंटे आपने काम कर लिया, इनफ है, ठीक है,
अब अगर 12, 14, 18 घंटे आप काम कर रहे हो तो आपकी पर्सनल लाइफ आप सोचो ना। आज आप देखो कई बार कितनी जगह पर हमने ये चीज़ देखा हुआ है कि बिजनेसमैन ये बोलते हैं, बोले सर मेरी पर्सनल ज़िंदगी के कुछ बची ही नहीं है, ठीक है, मेरी वाइफ के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, बच्चे कब बड़े हो गए मुझे पता ही नहीं चला, है ना, और लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें करनी थी, कुछ नहीं हुआ। मैं एक बिजनेसमैन के साथ बैठा था, मैंने उनको ऐसे ही रैंडमली पूछा, मैंने सर घर में आपके कौन कौन है, बीवी बच्चे कौन कौन, बोले सब बताएं सर कि वाइफ हैं और 2 बच्चे हैं। मैंने बोला बच्चे कितने बड़े हैं? बोले सर इतने बड़े हैं। मैंने बोला ये क्या है? सर आज तक मैंने उसको ना सुबह में जब निकला तो सोते हुए देखा, शाम को जब गया तो भी सोते हुए मिला, तो मैंने उसको खड़ा बहुत कम ही देखा, तो मुझे इतना ऐसा पता इतना बड़ा है। मैंने बोला सर फिर आप बिजनेस है ना गलत तरीके से कर, ठीक है। बिजनेस देखो समझो ना, एक बिजनेस के अंदर एक इंसान आता क्यों है? कोई भी इंसान के बिजनेस चालू करने का रीज़न क्या होता है? उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो, पैसों की आज़ादी हो, टाइम फ्रीडम हो कि जब चाहे वो समय निकाल सकता है, फैमिली की सिक्योरिटी हो, ठीक है, और सारे ड्रीम्स पूरे कर सके, ये सारी चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट। लेकिन बिजनेस शुरू करने के बाद अब ज़िंदगी क्या हो गई है? पैसे तो बहुत है, समय नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। क्यों? मैं जाऊंगा तो ही मेरा धंधा चलेगा, मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा धंधा बंद, राइट ना। और रही ड्रीम की बात, खत्म हो गया। तुम जब नौकरी कर रहे थे तब गोवा जाने का तुम्हारा ड्रीम था, जब से धंधा चालू किया तुम तुम्हारे घर के बाजू में नहर पे नहीं जा पा रहे हो। क्यों? आप उलझ गए हो, राइट सर। तो बिजनेस इज नॉट ओनली नंबरिंग गेम्स। आपका बिजनेस ना आपका टर्नओवर और प्रॉफिट के साथ साथ आपके काम करने के घंटे को कम करना चाहिए, आपके टाइम फ्रीडम को ना आपको और देना चाहिए, तब आपका बिजनेस एक्चुअली ग्रो हो रहा है, ये हम कह सकते हैं। तो किसी भी बिजनेस के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, पुराने माइंडसेट के मतलब मार्केट में ना मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं, और मार्केट में हर दिन से ट्रेंड बदल रहा है। आने वाले टाइम पे पहले हर एक चीज़ में मतलब ट्रेंड बदल, चाहे वो कुछ बेचने का तरीका हो या किसी को देने का तरीका हो, सब कुछ बदल गया। बट सर फिर भी वो अपने आप को चेंज नहीं कर रहे, तो सर आने वाले टाइम में क्या वो मार्केट के कंपटीशन में रहेंगे या मार्केट से बाहर हो जाएंगे सर? बस अभी भी बाहर ही हैं। जो लोग अपना माइंडसेट नहीं बदलना अभी भी बाहर हैं। समझो, बिजनेस चलने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ऑफिस पर, फैक्ट्री पर या आप दुकान पर रोज़ जा रहे हो और 4 कस्टमर आपके वहाँ आ रहे हैं। नहीं, इसको चलना नहीं कहते हैं। चलने का मतलब आपका बिजनेस एटलीस्ट एक परसेंटेज लेवल पे ग्रो होना चाहिए। आज समझो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, तो आपका बिजनेस तो 10 से 20% वैसे ही ग्रो करेगा, आप कुछ नहीं करोगे तो भी, ठीक है, क्योंकि फ्लक्चुएशन है ना। हर रोज़ 45 से 50 हज़ार लोग पैदा हो रहे हैं, हर रोज़ 15 से 20 हज़ार लोग मर रहे हैं, तो इनका असर कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस पे पड़ेगा। हम किसी भी बिजनेस में हो तो 10 से 20% का फ्लक्चुएशन रहेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो मेरा बिजनेस पिछले साल 2 करोड़ का था, इस साल मेरा 1.25 करोड़ का हो गया, 2.25 करोड़ का हो गया, 2.5 करोड़ का हो गया, मेरा बिजनेस बहुत ग्रो, नहीं, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। आपका बिजनेस मार्केट में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसके हिसाब से आपका बिजनेस चल रहा है। तो आप उनको ये कह सकते हो आप ऑलरेडी मार्केट से बाहर ही हो। आज समझो, आज त्योहारों के अंदर उनको अपना बिजनेस में से अच्छा प्रॉफिट निकालने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। और क्यों स्ट्रगल करना पड़ रहा है? ये माइंडसेट के कारण। अभी भी पुराना माइंडसेट हमने चेंज नहीं किया है, अभी भी हम पुराने तरीके से अपने बिजनेस को चला रहे हैं, अभी भी हम अपने बिजनेस के अंदर अपडेशन नहीं लेकर आए हैं। आज समझो, आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज AI का ज़माना है, राइट ना। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, चैट GPT है ना, ये सारी चीज़ों का ज़माना। अब कितने सारे बिजनेसमैन को पता ही नहीं है कि भाई इनमें से कोई चीज़ मेरे बिजनेस में अभी भी यूज़ हो सकती है, नहीं कर रहे हैं वो। बट सर वो फिर भी जब मैं उनसे बातें करता हूँ तो वो लिटरली लड़ते हैं सर, बोले सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप क्या समझोगे, आप बहुत मेहनत कर रहा हूँ, फिर क्यों नहीं ग्रो कर रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही। देखो, मेहनत करना और मजदूरी करना दोनों अलग होता है, ठीक है। तो एक्चुअली अगर देखो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी कहना ज़रूरी है, बस वो मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है कि मैं बड़ा बनना चाहता हूँ। मैं ज़िंदगी में, मेरी एस्पिरेशन है कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं ना मेरे ड्रीम्स पूरे करना चाहता हूँ, मैं मेरे बिज़नेस को एक ब्रांड बनाना चाहता हूँ। लेकिन बॉस तुम ये सोचो, जो मज़दूर रास्ते की खुदाई कर रहे हैं, क्या वो कभी भी वो ड्रीम पूरे कर पाएंगे? नहीं ना। लेकिन मेहनत तो वो भी कर रहे हैं ना। अब अगर वो बंदा ये बोले सर मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं मेरा खुद का घर नहीं बना पा रहा हूँ, मैं मेरी गाड़ी नहीं ले पा रहा हूँ, मैं कोई बिजनेस बड़ा नहीं कर पा रहा हूँ, ब्रांड नहीं बना पा रहा हूँ, तो कैसे बनेगा? क्योंकि वो गलत जगह पर मेहनत कर रहे हैं ना। तो मजदूरी है ना, आप अपने बिजनेस के अंदर कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि आपको उस मजदूरी का बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। नहीं, एक चीज़ समझो,
आपके बिजनेस का ग्रोथ तब आएगा जब आपके बिजनेस में ग्रोथ का पोटेंशियल कितना है और उस पोटेंशियल का यूज़ आप कैसे करते हो आएगा। आज समझो ऐसा क्यों है कि आज पूरी दुनिया में हर इंसान ने बिजनेस खोला हुआ है, किसी ना किसी इंडस्ट्री में बिजनेस समझो खोला हुआ है, तो उसमें और भी लोग हैं ना। तो दो तरह के लोग तुम्हें इंडस्ट्रीज में मिलेंगे। पहला, एक वो बंदा मिलेगा जो बोलेगा सर इंडस्ट्री के अंदर कुछ नहीं है, ख़त्म हो रहा है इंडस्ट्री में ग्रोथ खत्म हो गया, सारी की सारी अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई। एक वो मिलेगा जो रोता हुआ, और दूसरा बंदा मिलेगा जो हंसता हुआ मिलेगा, बोला बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, आगे का पोटेंशियल बहुत बड़ा है, आगे बहुत अच्छी प्लानिंग है। क्यों ऐसा? बिजनेस तो सेम दोनों का है, तो एक बंदे को नेगेटिव की दिख रहा है, एक बंदे को पॉजिटिव की दिख रहा है। उसका वजह ही है माइंडसेट, कि भाई उसने ये चीज़ समझी है कि मेरे बिजनेस को ग्रो करने के लिए मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ना, वो शायद मैं गलत जगह मेहनत कर रहा हूँ। उसको ये समझ में आ चुका है, और अभी भी कुछ लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा है। अब समझो, एक मैं रिटेलर की एक एग्जांपल लेता हूँ। एक दुकानदार जो होता है ना, वो मेहनत किसको कहता है, ठीक है, उसके हिसाब से मेहनत क्या, उसके हिसाब से मेहनत ये हुआ, सुबह में वो 7 बजे आया, उसने दुकान खोल दिया, सुबह में सब चीज़ साफ सुफ करके बैठा है, ठीक है, कस्टमर का इंतज़ार कर रहा है। दोपहर का टाइम हुआ, लंच आधे घंटे की जगह 15 मिनट में करके वो आ गया, फिर से दुकान पे बैठा है, फिर से वो शाम तक इंतज़ार कर रहा है। फिर शाम का टाइम हुआ, चाय पी लिया उसने, फिर उसके बाद फिर रात का इंतज़ार कर रहा है, और रात में 10 बजे दुकान बंद कर रहा है ना। तो अब वो बैठने को वो मेहनत मानता है, राइट, कि मैं मेरी दुकान पे 12 घंटे 14 घंटे मैं बैठ रहा हूँ, मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ। नहीं बॉस, उसको मेहनत नहीं कहते हैं, और ये गलती है। आज आपके दुकान पर हम एक रिटेल का प्रोग्राम कर रहे थे, मैंने वहाँ पर बताया रिटेल का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी दुकान पर बैठकर ग्राहक का वेट करो, नहीं। रिटेल का मतलब आज ये कि आपके कस्टमर को आपकी दुकान तक पहुँचाओ कैसे, और अगर वो नहीं आ रहा है ना, तो आप कैसे पहुँचो। जब तक आप है ना अपने कस्टमर को पहुंचने के लिए मजबूर नहीं करोगे, या फिर आप उन तक नहीं पहुंचोगे, आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। आज इंतज़ार करने को मेहनत नहीं कहते बॉस। तो ये है ना, ये बहुत बड़ी कहते हैं ना एक मिथ है। तो आज जितने भी रिटेल, ना ही रिटेल, हर दुनिया के हर बिज़नेस के अंदर आज समझो ना, कितने सारे लोग बिज़नेस के अंदर रोज़ जाते हैं फैक्ट्री पर, मस्त आराम से बैठ जाते हैं, तुम ये करो, तुम वो करो, ऐसा ऐसा करो, और फिर वो अपना बैलेंस शीट निकाल के देखते हैं, और दिन में मोबाइल सबका। आज देखो ना, हम तुम्हारे स्टेटस तुम लगाओगे ना, कितने लोग तुम्हारा स्टेटस देखते हैं? लगभग 200-250 लोग। 200-250 लोग देखते हैं। ये मेहनत कर रहे हैं। वो कौन से टाइम पे स्टेटस देख रहे हैं? काम के टाइम पे। एग्जैक्टली। वो फेसबुक पे तुम्हारी कोई वीडियो डालो, कोई तुम्हारे पोस्ट डालो, तो वो कब देख रहे हैं? वर्किंग आवर्स में देख रहे हैं। वो वर्किंग आवर्स में सारी चीजें कर रहे हैं और बोल रहे हैं मैं मेहनत करो। कैसे मान लूं बॉस क्या आप मेहनत कर रहे हो? तो है ना, ये मेहनत नहीं है, ये कहते हैं ना अपने आप को बेवकूफ़ बनाना, या फिर दूसरों को बेवकूफ़ बनाना, या अपने आप को सांत्वना देना है। समझो एक चीज़ को, एज एग्जाम्पल, एक बच्चे ने पढ़ाई में एग्ज़ाम दिया और फेल हो गया, तो वो कभी मानता है क्या कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी? नहीं, वो कभी नहीं मानता। बहुत मेहनत की थी। और वो मेहनत किसको मान रहा है पता है? मैं रोज़ स्कूल गया था, मैं रोज़ स्कूल आया था, मैं रोज़ ट्यूशन गया था, मैं रोज़ ट्यूशन आया था। अरे ट्यूशन में तुमने किया क्या? स्कूल में तुमने किया, वो मेहनत है। वो आना जाना वो मेहनत नहीं है। और उस बच्चे को कभी बोलोगे ना कि भाई ये मेहनत नहीं, मैंने तो मेहनत किया था। तो बिजनेसमैन की आज यही चीज़ है। ऑफिस पर जाने के बाद में मेरा बिजनेस ग्रो कैसे करें, आज मैं क्या ज़्यादा सेल करूँगा, आज मैं क्या नया बनाऊँगा, आज मैं कौन सी नई चीज़ करूँगा, इसके ऊपर उनका फोकस नहीं होता है। आज आप समझोगे ना, हम कितने सारे बिजनेसेस को मिलने के लिए जाते हैं ना, सर कब मिल सकते हैं आपको? कभी भी आ जाओ सर। कैसे कभी भी आ जाओ? आप बिजनेस पे हो। अगर आप किसी को बोल रहे कभी भी आ जाओ, तो फिर आप मेहनत कैसे कर रहे हो? आप फ्री हो इसका मतलब। तो फ्री चीज़ का वैल्यू नहीं मिलता। आप ये सोचो कि मैं रोज़ ऑफिस जा रहा हूँ तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, रोज़ मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, रोज़ दुकान पे 14 घंटे बैठ रहा हूँ मैं मेहनत कर रहा हूँ। वो मेहनत नहीं है बस। और उस मेहनत से आप ये सोच रहे हो कि मैं एक बढ़िया कंपनी बना लो, नॉट पॉसिबल। सर, एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो गलतियां होती है सर, या बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता है, तो उसमें सबसे बड़ा मिस्टेक किसका होता है सर? बिजनेस ओनर का होता है, या जो काम करने वाली टीम है, या जो लेबर है उनके होता है? समझो एक चीज़ को, कि दुनिया में किसी भी बिजनेस के ग्रो या ना ग्रो करने का सबसे बड़ा कारण कोई होता है ना, तो उसका ओनर ही होता है। राइट। देखो यार, सिंपल सी चीज़ है, टीम तो वही करेगी ना जो आप बोलोगे। आप उनको सैलरी दे रहे हो, आप उनको पगार दे रहे हो, आप उनको पैसे दे रहे हो, तो वो अपने मन का कैसे करेंगे?
आप जो बोलोगे वही करेंगे। तो आपने अच्छा बोला तो अच्छा किया, आपने कुछ नहीं बोला तो उन्होंने अपने हिसाब से गलत किया। तो आपका बिजनेस डाउन जाएगा या अप जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उसका जो पूरा 100% जिम्मेदार कोई बंदा होता है ना, तो बिज़नेस का ऑनर ही होता है। तो आज है ना, देखो आज बहुत सारे बिजनेसमैन है ना, हमसे ये कंप्लेन करते हैं, हम जब कंसल्टिंग करते हैं तो बोलते हैं कि सर कंपटीशन के कारण मेरा बिज़नेस ग्रो नहीं हो पा रहा है। अरे कंपटीशन है तो ही आप अपने आप को सुधारोगे। आप आपकी इंडस्ट्री में अकेले हो ना, तो आपको पता कैसे चलेगा मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। तो कंपटीशन तो होना चाहिए। तो कंपटीशन से आपके बिजनेस में फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि कंपटीशन से आपका बिजनेस और निखरता है। पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, लोग बोलते हैं सर अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। कैसे नहीं मिलते हैं? आप ढूंढो। आपकी इंडस्ट्री में और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपके जैसा ही बिजनेस करें, उनको कैसे मिल गए? ठीक है। तो दूसरी गलती, ये दूसरा माइंडसेट ये होता है कि भाई अच्छे लोग ढूंढना होता है। तीसरी चीज़ होती है, बोलते हैं सर मेरा बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, ग्रो नहीं हो रहा है, सेल्स नहीं बढ़ रहा है। आप मार्केटिंग करो, नई प्रोडक्ट बनाओ, इनोवेशन करो, ऑनलाइन जाओ, स्ट्रेटेजिस्ट लगाओ। तो ये सब करेगा कौन? ऑनर ही करेगा ना। Exactly, तो ये सिंपल सी चीज़ है बॉस, कि अगर किसी का बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है तो उसमें 100% जो जवाबदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उस बिज़नेस के ऑनर की है। उसके अलावा कोई भी पर्सन उसके बिज़नेस के अंदर कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। बट सर ये मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बहुत बार बहुत लंबी बहस हो जाती है कि नहीं मेरी टीम ने ही गलती की है, सर मेरी टीम ही काम नहीं करती, सेल्स वाला जाता है प्रॉपर तरीके से फील्ड पे नहीं जाता है, प्रोडक्ट सेल नहीं करता है, बात नहीं करता है, बिजनेस नहीं लाता है। तो ये खुद पे मतलब ब्लेम लेने का मतलब वो चांस ही नहीं बनता है सर उनका। देखो अधिकतर हमारे इंडिया के अंदर ना, अधिकतर लोगों के अंदर ईगो बहुत है, बहुत अहम भरा है। मेरे से गलती तो हो ही नहीं सकती, मैं गलती कर ही नहीं सकता, दूसरे की गलती, हर चीज़ में दूसरे की गलती है। सो ये उनके अंदर ये बहुत बड़ा ईगो है। और याद रखना, ईगो जितना बड़ा, धंधा उतना छोटा। समझो, अभी सर रतन टाटा की मृत्यु हुई, ठीक है, पूरा देश है ना शोक में डूब गया। ठीक है, इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए नहीं बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया था, इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े दानी थे, इसलिए वो बहुत हम्बल थे। आज तक किसी इंसान, शायद इंडिया में कोई भी ऐसा होगा जो रतन टाटा सर से नफरत करता होगा या उनकी किसी चीज़ों को लेके उनको नेगेटिव, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं दिखाया, अहम कभी नहीं दिखाया, सिंप्लिसिटी। इतना बड़ा एम्पायर होने के बावजूद भी कभी भी अपने धन का प्रदर्शन नहीं किया, कभी अपने ईगो का प्रदर्शन नहीं किया, कभी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं की, कभी किसी से मिसबिहेव नहीं किया, कभी किसी को ना कोई गलत तरीके से बोला, कुछ भी नहीं, कोई कंट्रोवर्सी आज तक हुई नहीं है। एंड दैट इज़ पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। तो आज है ना इंडिया के अंदर जो छोटे छोटे बिजनेसेस है ना, जिनका बिजनेस छोटा, उनका ईगो बहुत बड़ा है। तुम अगर बोल दोगे ना, एज एग्जाम्पल मैं एक जगह पर कहीं ट्रेनिंग कर रहा था, तो मैंने बोला कि यार एक बिजनेसमैन को ना अपने टू डू लिस्ट बनाना चाहिए कि भाई आज मैं क्या करना। वो बंदा, सर मैं तो बिजनेस का मालिक हूँ, मैं क्यों बनाऊँ? सर आप नहीं बनाओगे तो आपकी टीम नहीं बनाएगी, सिंपल सी चीज़ है। राइट। तो और दूसरी चीज़ थोड़ा कड़वा है लेकिन हकीकत भी है यार, हर बिजनेस बड़ा नहीं होगा, हर इंसान अमीर नहीं बनेगा, हर इंसान ब्रांड नहीं बना पाएगा, कुछ छोटे होने भी चाहिए। ठीक है, तो जिसका अहम बड़ा है उसका बिजनेस छोटा होगा, है ना। अभी मैं शायद कहीं पर मजाक में ऐसे ही बोल रहा था, किसी ने मैं एक जगह सेशन कर रहा था, तो वहाँ पर मजाक में ऐसी बात हुई कि बोले सर अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, हम आपकी बात नहीं मानेंगे या हम आपके बिजनेस आपके तरीके पे काम नहीं करेंगे तो क्या होगा। मैंने बोला बॉस देखो, यहाँ जितने लोग बैठे हैं तकरीबन 200 लोग थे, मैंने बोला 200 लोग में से सबके सब लैम्बोर्गिनी नहीं लाएंगे, कुछ ड्राइवर भी रहेंगे, है ना, सब मर्सिडीज नहीं लाएंगे, तो कुछ ड्राइवर भी रहना ज़रूरी है। तो बिज़नेस भी सेम ऐसा है कि हर एक इंसान बड़ा नहीं बनेगा, छोटे लोग भी होंगे। अब डिसाइड उसको करना है कि कौन छोटा रहना चाहता है और कौन बड़ा बनना चाहता है। और बड़ा बनने के लिए आपको ना अपने ईगो को, अपने अहम को हटाना पड़ता है और आपको चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती है। क्योंकि होता है क्या, समझो, आप जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि हाँ मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, तब तक उसको सुधारोगे कैसे? आप मेरे से बहसबाजी करके मेरा क्या नुकसान करोगे? सिंपल सी चीज़, आप जिसको मिलने गए थे आपकी बात नहीं मान रहा तो आपका क्या नुकसान? राइट सर, सिंपल सा। तो मेरी बातें नहीं मान रहे, हमारे व्यूअर्स भी बहुत सारे ऐसे हैं, हम कोई चीज़ ऐसे बोलते हैं तो लोग बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता, कहने की बात अलग। अरे ठीक है सर, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है,
आपको लगता है आप करो, आपको नहीं लगता आप मत करो, मेरा कोई नुकसान होगा? नहीं होगा। तो इसी तरीके से बॉस कि जो मानने को तैयार है कि मुझे अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, वो आगे बढ़ेगा। जो मानने को तैयार नहीं है वो डेफिनेटली आगे नहीं बढ़ेगा। राइट सर। बहुत बार ना सर, ये तो बात बिजनेसमैन की हो गई सर, लेकिन उनके यहाँ जो टीम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और एक्चुअल में बहुत ज़्यादा स्किल भी रखते हैं और विल पावर भी रखते हैं, बट ना सर उनको एक ग्रोथ नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में ना सर वो डिसीजन नहीं ले पाते और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे जो व्यूवर्स हैं, तो ऐसे मतलब बहुत सारे एम्प्लॉय भी हैं सर, तो उनके भी क्वेश्चन होते हैं। तो उनको ऐसे में कौन सा डिसीजन लेना चाहिए कि उसी कंपनी में रह करके काम करना चाहिए, कंपनी चेंज करनी चाहिए सर? देखो, हमेशा कहते हैं, जैसे मैंने बताया कि हर एक इंसान को एक मौका मिलना चाहिए। एज एग्जांपल, आप किसी कंपनी के अंदर हो और उस कंपनी के अंदर आपका पोटेंशियल, आपका काम अच्छा है, आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन उसके हिसाब से अगर आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, आप अपनी जो भी ऑनर उनके से बात करो। अगर उसके बावजूद भी अगर चीज़ें समझ में नहीं आती, आप आगे बढ़ो। जैसे मैंने बताया कि भाई दोनों के लिए ज़रूरी है। एक कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय अच्छा नहीं कर रहा है, वो ग्रोथ करने को तैयार नहीं है, वो अपडेट होने को तैयार नहीं है, तो कंपनी उनको छोड़ के आगे बढ़ेगी। तो यही सेम अप्लाई होता है उस एम्प्लॉय के लिए भी। अगर वो किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा है और वहाँ पर उसको वो पोटेंशियल नहीं मिल रहा है, वो ग्रोथ करने का मौका नहीं मिल रहा है, वो उसको नहीं मिल रहा है, तो वो भी छोड़कर आगे बढ़े। ये दोनों के लिए अप्लाई होता है। तो अगर आपको आगे बढ़ने की इच्छा है और आपको लग रहा है कि यार मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ मुझे वहाँ मौका नहीं मिल रहा है, मुझे वहाँ पर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मुझे वहाँ पर, तो आप भी आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप जो भी करने जा रहे हो उस पूरी चीज़ें की जवाबदारी आपकी है। समझो चीज़ को। एक बिजनेसमैन जैसा होता है, हम उनको भी यही चीज़ बताते हैं कि भाई हमने आपको सारी चीज़ बता दी कि ये बंदा है, इस बंदे के कारण आपको ये तकलीफ़ हो रही है, तो फाइनली हमने उनको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं, डिसीज़न आपको लेना है। आपको रखना है तो आपकी मर्ज़ी, आपको निकालना है तो आपकी मर्ज़ी। सेम यही चीज़ मैं उस एम्प्लॉय से भी बोलना चाहूँगा कि आप जो भी डिसीज़न ले रहे हो ना, आप अपने डिसीज़न के 100% आप खुद जिम्मेदार। तो आपको आगे बढ़ने का हक है, आपको ग्रोथ करने का हक है। अगर कहीं से नहीं मिला तो कहीं पर आप ट्राई ज़रूर कर सकते हो। राइट। और सर वैसे भी और भी सारे एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत सारे ऐसे कंप्लेन अगर गिनने जाएंगे तो टाइम कम पड़ जाएगा, बट कुछ ऐसे मेजर क्वेश्चंस हैं कि वो चाहते हैं कि उनके जो बॉस हैं उनके साथ में थोड़ा फ्रेंडली रहे। तो सर क्या एक बिजनेस ओनर को टीम के साथ में फ्रेंडली होना चाहिए या स्ट्रिक्ट होना चाहिए या फिर वो बॉसी नेचर रखना चाहिए? तो मतलब ये क्या, इसमें क्या देखो, किसी भी ओनर के लिए ना एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है। देखो, 3 तरह की क्वालिटी होती है। एक होता है हार्ड लीडरशिप, एक होता है सॉफ्ट लीडरशिप और एक होता है सिचुएशनल लीडरशिप। ठीक है। तो अगर आप हार्ड लीडरशिप रखोगे, आप बॉस वाला बनाओगे, मैं मालिक हो तो मेरे जैसा होना चाहिए, तो वहाँ पर बहुत सारे अच्छे लोग आपकी टीम में आएंगे और आपके वहाँ से जल्दी चले जाएंगे या आपके साथ उनकी कनेक्टिविटी नहीं बैठ पाएगी, तो जिसके कारण आपकी कंपनी को नुकसान होगा। आप बहुत सॉफ्ट रहोगे तो कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आप पर डोमिनेट होंगे, आपका मैनिपुलेट करेंगे, जिसके कारण आपका और आपकी कंपनी दोनों का नुकसान होगा। तो हम सजेशन ऑलवेज देते हैं, बी ए सिचुएशनल लीडरशिप। जहाँ ज़रूरत पड़े ना वैसा बनो। जहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर इस एक्टिविटी के कारण कंपनी का नुकसान हो रहा है, वहाँ पर हार्ड बन जाओ। और जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मुझे मेरी टीम को संभालने की ज़रूरत है, मुझे मेरी टीम को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, मुझे मोरली उसको हेल्प करने की रिक्वायरमेंट, वहाँ सॉफ्ट बन जाओ, उनका दोस्त बन जाओ। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आज ये लीडरशिप जो है ना, ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आज ये फेमस। समझो, आज आपने शायद नाम सुना होगा सुंदर पिचाई का। जी सर, राइट। ही इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इट कि भाई आज वो सिचुएशनल लीडरशिप के हिसाब से आज वो उस जगह पर पहुंचे हैं। सेम चीज़ रतन टाटा जी भी, वो भी एक उसी तरीके के नेचर के हैं। तो आज सिचुएशनल लीडरशिप अपनानी चाहिए हर बिजनेसमैन को। जहां पर आपकी कंपनी के अंदर कोई भी इंसान कुछ भी गलती कर रहा है जिससे आपका और आपकी कंपनी का नुकसान हो रहा है, आप वहाँ कतई बर्दाश्त मत करो। राइट। और जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा नरम होने की ज़रूरत है, विनम्र होने की ज़रूरत है, आपको टीम के साथ थोड़ा एंगेज होने की ज़रूरत है, फैमिलियर होने की ज़रूरत है, आप वहाँ फैमिलियर बन जाओ। तो सिचुएशन के हिसाब से आप डिसीज़न लो और आप उस तरीके से लीडरशिप अपनाओगे तो आपका बिजनेस कभी भी, देखो आज मानो आज मार्केट में हर तरह के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। राइट। हाँ, तो कई बार आप है ना बहुत अच्छे हो तो लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। राइट। और कई बार आप बहुत बुरे हो ना तो आपके नज़दीक नहीं आते लोग।
जिसका अभी आपको नुकसान होता है, तो आपको वो नहीं बनना है, आपको सिचुएशनल बनना है। आपको जैसे लोग मिले वैसा बन जाना है। कहते हैं जैसा देश वैसा भेष बनाना चाहिए। तो उस तरीके से सिचुएशनल लीडर में जाएंगे तो मेरे हिसाब से एक अच्छा लीडरशिप किसी भी कंपनी के लिए वो कर सकते हैं। सर एक और है कि जैसे हम कंपनी के बहुत अच्छे एम्प्लॉय हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम से वो काम कर रहे हैं और पोटेंशियल इतनी है ना कि वो अकेले कंपनी को ना वो उस लेवल तक लेके जा सकते हैं, बट वो अपने बॉस के नेचर के कारण ना सर, मतलब उनके बॉस का क्या होता है कि उसमें जाकर के इन्वॉल्वमेंट रखना अपना, हर एक काम में उनके ऊपर थोप देना कि भाई नहीं तुम्हारी गलती है, ऐसे करना है वैसे। तो ऐसे टाइम पे सर एक बिजनेस ओनर को क्या करना चाहिए और एक एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए ताकि वो अल्टीमेटली वो भी कंपनी के ग्रो के लिए माइंडसेट लेकर के आए कि कंपनी ग्रो करेगी, मेरा भी ग्रो होगा। तो उस टाइम पे बस वो बिजनेस ओनर नहीं समझ पाते अपने टीम में, तो इसमें क्या चीज़ें होती है? देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ना कि आप है ना एज अ बिजनेस ओनर ये चीज़ समझो कब मुझे इन्वॉल्व होना है, कब मुझे इन्वॉल्व नहीं होना है। हम हमारे टीम मैनेजमेंट के सेशन में एक वर्ड सिखाते, एक सेंटेंस है, आर्ट ऑफ डेलीगेशन। ठीक है, ये एक बिजनेसमैन को आना बहुत ज़रूरी है कि एज एग्जांपल सबसे पहले उनको उनकी टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए कि मेरी टीम में जो लोग भी हैं उनमें कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ उनकी वीक है, राइट ना। तो 4 तरह के लोग किसी भी कंपनी के अंदर होते हैं। पहला, एक इंसान ऐसा होता है जिसको आता सब है लेकिन करने की इच्छा नहीं है, ठीक है। दूसरा इंसान होता है कि जिसको करने की इच्छा नहीं है लेकिन आता सब है, ठीक है। तीसरे वो होते हैं आता भी है और कर भी रहा है, और चौथा आता भी नहीं है और सीखने की इच्छा भी नहीं है। तो ये 4 तरह के लोग किसी भी कंपनी के अंदर होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आपने ये सवाल पूछा ना कि किसी को करना है लेकिन उसका बॉस ना कई बार उसमें उंगली करता है, राइट, उसको हम कहते हैं कि भाई उस इंसान को डेलीगेट कर दो। मतलब आपने काम दिया और काम देके छोड़ दो, क्योंकि उस बंदे को आता भी है और करने की इच्छा भी है, तो वो अपने हिसाब से तरीके ढूंढ लेगा। फिर उसमें आप अपना दिमाग मत दो, आप अपना माइंड मत दो, क्योंकि आपके माइंड से वो कंफ्यूज हो जाएगा। दुनिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका नाम है सर रिचर्ड ब्रांसन, वर्जिन ग्रुप के ऑनर जो हैं। तो वो 400 कंपनियां चलाते हैं, समझो। तो उनसे किसी रिपोर्टर ने पूछा, बोले सर आप है ना 400 कंपनियां चलाते हैं तो आप लोगों को ढूंढते कैसे हैं, कैसे आप चला लेते हैं? यहाँ पर तो लोगों को एक कंपनियां चलाने में उनके पसीने निकल जाते हैं। बोले मैं सिंपल सा एक चीज़ करता हूँ, अच्छे लोगों को ढूंढता हूँ और उनको काम दे देता हूँ, तुम तुम्हारे हिसाब से करो। मैं उसके अंदर अपना माइंड नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो अच्छे इंसान के पास वो एबिलिटी है कि कैसे करना है, तभी वो उस लेवल पे पहुंचा है। तो उस लेवल पहुंचने के बाद भी तुम उसको अपना माइंड दोगे ना, तो हो सकता है तुम्हारे माइंड से वो अपना काम बिगाड़ ले। तो बेटर ये अच्छे लोगों को ढूंढो, उनको काम दे दो, फिर उनको छोड़ दो। ऐसे हम एक कंपनी के अंदर काम कर रहे थे, काफ़ी बड़ी कंपनी थी, 600-700 करोड़ का उनका बिजनेस था, करीबन 12-15 डायरेक्टर्स थे। तो जो मेन ऑनर थे ना, तो उन्होंने जब कंपनी शुरुआत किया था तो वो हेड थे, तो बाकी के जो फैमिली मेम्बर थे ना थोड़ा उनसे डरते थे। तो वो क्या करते थे, क्योंकि जब मानो इतनी बड़ी कंपनी हो गई है तो उनके पास बहुत सारा काम नहीं होता है, तो वो काम नहीं होता तो क्या किसी डिपार्टमेंट में जाके ऐसे चेयर पे बैठ जाते थे, उधर बैठे रहते थे। अब जो वहाँ काम करने वाला बंदा घबराता था कि यार कुछ गलती ना हो जाए, अभी गलती ना हो जाए के चक्कर में गलतियाँ और करता, घबरा के गलती कर देता था, ठीक है। तो उसके अंदर वो और डांट देते थे कि भैया ये कैसा कर रहा है। तो हमने एक प्रोग्राम उनके पूरी टीम के बीच में किया था। तो पूरी टीम के बीच में जब मैंने ये चीज़ समझा कि भाई स्किल विल मैट्रिक्स क्या होता है, डेलीगेशन क्या होता है, तो वो खुद आए, बोले सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं बोला बोलिए सर। बोले सर आज मेरी सबसे बड़ी गलती का मुझे एहसास हुआ। मैंने बोला क्या? बोले सर मेरी टीम के जितने लोग हैं ना, वो लोग जब काम करते हैं तो वो चाहते हैं कि मैं उनकी कैबिन में ना जाऊं बिना उनके बुलाए, लेकिन मैं चला जाता हूं तो वो मुझे मना नहीं कर सकते, राइट। और मैं जाता हूं तो मना तो नहीं करेंगे, साथ साथ में वो मेरे को देख के घबरा जाते थे, जिसके कारण काम डिस्टर्ब हो जाता था। तो कई बार ना मैं उनके काम को डिस्टर्ब मैं कर देता था। और आज से मैं ये चीज़ खुद अनाउंस कर रहा हूँ कि आज के बाद जब तक मेरी टीम का कोई बंदा मुझे बुलाएगा नहीं कि भाई मुझे आपके यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, तब तक मैं नहीं जाऊँगा। और आज तकरीबन उनकी कंपनी का बिजनेस 3-4 हज़ार करोड़ का उनका है, राइट। और उन्होंने विज़न कुछ 8,000 करोड़ का बनाने का लिया है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से किसी भी बिज़नेस ओनर के लिए ये बहुत ज़रूरी है, उनकी टीम में अच्छे लोग हैं तो अच्छे लोगों को काम सौंप दो, उनको करना आता है, फिर उनके काम के अंदर आप अपना माइंड या आप अपने विचार मत दो जब तक वो मांगे नहीं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ और भी बताऊँ, टैलेंटेड लोग हैं ना, टैलेंटेड लोग ये कभी नहीं चाहते हैं कि आप है ना अपना दिमाग उनको दो,
वो टैलेंटेड हैं, वो रास्ता ढूंढ लेंगे। तब आप उनसे पूछो या उनको आप बताओ जब वो आपसे पूछे कि मुझे यहाँ ज़रूरत है। नहीं तो पता है, ये जितना हम ज़्यादा मदद करने की कोशिश करते हैं ना, वो उतना इरिटेशन होता है। एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आपके घर का बच्चा है ना स्कूल में टॉप करता है, आप उसको पढ़ाने बैठोगे ना, वो बंदा टॉप नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सर, नहीं कर पाएगा, तरीका मालूम है। एग्जैक्टली आप जो बता रहे हो और उसका जो पूरा तरीका टोटली डिफरेंट है। तो आप उसको अपना दिमाग देने जाओगे तो ऑब्वियसली वो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा और उसके कारण उसकी पूरी चीज़ें डिस्टर्ब होगी। तो बेटर यही है, आपके टीम में ऐसे लोग हैं जो अपना काम कर सकते हैं, तो उनको काम दो, उनको तरीका खुद अपनाने दो और वो आपके काम को पूरा बेहतरीन रिजल्ट ला के देंगे। राइट सर। सर बहुत अच्छा लगा, आज काफ़ी सारे बिजनेस ऑनर की भी बात की हमने, टीम की भी बात की, एम्प्लॉय की भी बात की। तो आई होप कि सर मेरा सारा जवाब मिल गया है वैसे तो, और मैं मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं उनसे भी सारी चीज़ें डिस्कशन करूंगा सर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सर। और आप लोग भी अपने कोई भी सवाल है अपने बिजनेस को लेके अगर पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप पूछिए, और आपके सवालों के जवाब ऐसे वीडियो के माध्यम से हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।